नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। चुनाव से पहले कैसे बयानबाजी के जरिए अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने शमशान घाट कब्रिस्तान का मुद्दा खूब उछाला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो विपक्षी दलों को कसाब नाम दिया था। अब एक बार फिर चुनावी बयान में सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अब्बा जान के जरिए अखिलेश पर वार कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव बीजेपी को चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने की नसीहत दे रहे हैं। तो वहीं अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा को चुनाव चिन्ह AK-47 रखने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल दोनों दलों का मकसद एक ही है, अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना। योगी और अखिलेश की लड़ाई में अब राकेश टिकैत भी कूद गए हैं। राकेश टिकैत ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता दिया है और सियासी पारा इससे और ज्यादा बढ़ा दिया है। राहुल गांधी भी बीजेपी पर धर्म की दलाली करने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की बयानबाजी तेज हो जाती है। सवाल है कि क्या लोकतंत्र के नाम पर नेता कुछ भी बोल सकते हैं? क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? क्या इस तरह के बयानों से वोटों का ध्रुवीकरण होता है? यूपी में बयानों के सियासी बाणों का करेंगे पूरा विश्लेषण, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में चुनावी घमासान छिड़ गया है। विरोधियों को चित करने के लिए जमकर सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। अब्बा जान, चाचा जान, बुलडोजर, AK-47 जैसे शब्दों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी माहौल में हिंदू मुस्लिम सियासत पर भी दांव लगाने के लिए सियासी पार्टियां विवादित बयान देने से नहीं चूक रही हैं। सियासी पार्टियों का मकसद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए कुर्सी पर कब्जा करना है। पिछले कई दिनों से सियासी फिजा में अब्बा जान की गूंज सुनाई दे रही है। मुलायम को अब्बा जान कहकर अखिलेश पर तंज कसने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा कि अब्बा जान असंसदीय शब्द नहीं है। मुस्लिम वोट की चाहत रखने वाले लोगों को आखिर इस शब्द से परहेज क्यों है? उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए, पर इस शब्द से परहेज क्यों है? क्या ये असंसदीय शब्द है? योगी ने साफ कहा। अब्बा जान का स्पष्ट संदेश है और लोग इसे बखूबी समझ रहे हैं। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है क्या? ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था, क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी के अब्बा जान वाले बाण से घायल अखिलेश ने बुलडोजर वाला तीर छोड़ दिया है। बीजेपी को पार्टी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने की नसीहत दे डाली। अखिलेश ने बुलडोजर को अयोध्या में घर गिराने से जोड़ दिया। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा? मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा है। अखिलेश के सलाह के बाद बीजेपी ने भी चुनाव चिन्ह को लेकर सलाह दी। बीजेपी की तरफ से इस बार डिप्टी सीएम ने जवाब देने की जिम्मेदारी संभाली है और अखिलेश से 2 कदम आगे बढ़ते हुए सपा को साइकिल की बजाय चुनाव चिन्ह AK-47 रखने की नसीहत दे डाली। मौर्य ने कहा, सपा एक धर्म विशेष के तुष्टिकरण में जुटी हुई है, इसीलिए चुनाव चिन्ह AK-47 रख लें। मुझे मालूम नहीं था श्री अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा था भाजपा को अपना चुनाव निशान बुलडोजर रखना चाहिए। तो मैंने कहा हमारी पार्टी तो बुलडोजर जो अपराधी हैं, माफिया हैं, अवैध कब्जेदार, उन पर चलाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपराधियों के बल पर चलती है, इसलिए उनको अपनी पार्टी का चुनाव निशान AK-47 राइफल रख लेनी चाहिए। अब्बा जान, बुलडोजर और AK-47 की बात चल रही थी कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सियासी मैदान में ताड़ ठोक
उठते हुए असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता दिया। टिकैत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए, बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है। टिकैत ओवैसी को चाचा जान बता रहे थे तो ओवैसी की पार्टी राकेश टिकैत को मुजफ्फरपुर में हुए दंगे की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत उस वक्त कहाँ थे, उस वक्त क्यों नहीं कुछ बोले। दरअसल किसान आंदोलन के बहाने जाट मुस्लिम एकता के प्रयास में जुटे राकेश टिकैत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बन रहे हैं। इसीलिए टिकैत के निशाने पर ओवैसी बने हुए और गाहे बगाहे निशाना साधते रहते हैं, क्योंकि ओवैसी ने सूबे की 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। यूपी की सियासत में बयानबाजी जारी ही थी, तभी राहुल गांधी ने भी बीजेपी और संघ को लेकर बयान दे दिया। महिला कांग्रेस का नया लोगो जारी करने के दौरान राहुल ने कहा कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है, लेकिन खुद को हिंदू पार्टी कहती है। बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी कहती है, लेकिन देवी लक्ष्मी पर हमला करती है और महिलाओं की ताकत को कमजोर कर मां दुर्गा पर हमला करती है। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी महिला को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। राहुल के बयान को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया है। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो राहुल को हिंदू ही नहीं माना। उन्होंने कहा कि राहुल की मां और ब्रदर इन लॉ ईसाई है। लगता नहीं है राहुल गांधी में हिंदू खून है। जाहिर है चुनावी बयान में विवादित बयानों से हवा का रुख मोड़ने की कोशिश नहीं है। चुनाव के वक्त आते आते नेताओं की जुबानी जंग तेज हो जाती है और वो क्या बोल जाते हैं उन्हें भी नहीं पता। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को लेकर अमित शाह ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने कब्रिस्तान और शमशान घाट का मुद्दा उठाया था, वहीं अमित शाह ने विपक्षी दलों की तुलना कसाब से कर डाली थी। शाह ने कहा था कि यूपी कसाब नाम की बीमारी से परेशान है। कसाब को परिभाषित करते हुए उन्होंने क का मतलब कांग्रेस, स का मतलब समाजवादी पार्टी और ब का मतलब बहुजन समाज पार्टी बताया था। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन कुर्सी के लिए ऐसी बयानबाजी लोकतंत्र की गरिमा को ठेस जरूर पहुंचाती है। ऐसे बयानों से ताली तो बजती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए हानिकारक जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट AP। तो लोकतंत्र में आज दरअसल यही विषय है कि लोकतंत्र के नाम पर क्या नेता कुछ भी बोल सकते हैं, क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए और चुनावों के मद्देनजर इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों होती है, और क्या
इस तरह के बयानों से ध्रुवीकरण वोटों का होता है। इस पे आज विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ धनंजय गिरि जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। साथ ही साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी आपसे है। सर, क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अब्बा जान, चाचा जान, AK-47, आप यहाँ देख लीजिए, आप वहाँ, इस तरह की बेकार की बयानबाजी हो रही है? क्या नहीं है क्या कोई मुद्दा? क्या कोई ऐसी विफलता नहीं है सरकार की जिसको आप पुरजोर तरीके से उठा पाए बजाय इस बेकार की बयानबाजी के? देखिए, मैं आप बीजेपी का जो 2000 इन्होंने घोषणा पत्र, उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या गंगा साफ हो गई? एक उसमें जो है गरीब जो सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन की बात हो रही थी, क्या सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन हो गया? सभी गांव में, शहरों में 24 घंटे बिजली देने की घोषणा करी गई थी। क्या 24 घंटे हमें लाइट मिल रही है? क्या हमारे जो नहरों सिंचाई के लिए इन्होंने कहा था कि नहरें और नदियों की हम डीसिल्टिंग करेंगे, क्या डीसिल्टिंग हो गई? बाढ़ के प्रबंध रोकने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए? अब आप मेरी बहुत सी चीजें मैं गिना सकता हूँ आपको, जहाँ पर सर ये बहुत सारी चीजें आप मुझे तो गिना रहे हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं उठा पा रहे। वहाँ पे तो फिर वही शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब्बा जान, चाचा जान, खाला जान। ये क्या है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ है। इन्होंने अपने जो तरीके को कहीं पर हर जगह ये असफल हुए हैं। किसी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट और जो की आधारभूत जरूरतें हैं उन्हें पूरी करने में कोई असफल है। ना इन्होंने युवाओं को रोजगार की स्थिति दी है, ना शिक्षा मित्रों का कहीं पर भी इन्होंने उनकी समस्याओं का निस्तारण किया है। 70 लाख जो इन्होंने जॉब देने की बात करी गई थी कि हम सरकारी नौकरियों में 70 लाख युवाओं को कार्य देंगे, कितने लोगों को अभी तक कार्य दिया? अब देखिए, 6 महीने रह गए इलेक्शन के। अब इन्हें केवल एक काम करना है कि अपनी असफलताओं को, अपनी कुंठा को कहीं ना कहीं पर शब्दों के विषबाण चलाने हैं। इन्होंने ऐसे बाण चलाने हैं जिनका कहीं पर भी लोकतंत्र में इनका कहीं पर भी कहीं अच्छा नहीं माना जाएगा। आपने अभी बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए, लोकतंत्र में मर्यादा का रहना बहुत जरूरी है। और योगी जी जिस तरीके से शब्दों का यूज कर रहे हैं, योगी के संस्कार नहीं हो सकते। कोई भी योगी इस तरीके के संस्कार नहीं। हम तो किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बात दरअसल विधानसभा चुनाव की हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसके साथ ही बयानबाजी भी अपने चरम पर है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। देवेंद्र जी, सवाल सीधा सा मेरा आपसे है कि राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है, तो सर ये तो सभी को पता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करके क्या कुछ साबित करना चाहते हैं? देखिए नेहा जी, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखा है। मैं आपके माध्यम से APN न्यूज चैनल के बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नेहा जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को आज बर्बाद करने पे लगी हुई है, निश्चित तौर पर आज राहुल गांधी जी का जो बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के संदर्भ में जिस तरीके से हिंदू धर्म को ये केवल वोट की राजनीति के लिए ये यूज कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर ये गलत है और इसका जितनी भी मदद होनी चाहिए वो होनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से। धर्म एक आस्था का विषय होता है। हिंदुस्तान का गंगा जमुनी तहजीब, साझी वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में अनेकता में एकता का
सर, धर्म और जाति की राजनीति कौन नहीं कर रहा सर, बता दीजिए ना देवेंद्र जी। चलिए एक बार फिर लौटूंगी मैं देवेंद्र जी आपके पास। धनेंद्र जी, बहुत गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि धर्म और जाति की जो राजनीति बीजेपी की तरफ से की जाती रही है और आगे भी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से वही मसला, बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, क्यों? जी, मैं समझ रहा हूँ कुछ चर्चा करने वाले बयान का बात कर, अब्बा जान, चाचा जान, AK-47 की बात अगर मैं करूं या फिर धर्म की दलाली की मैं बात करूं, सर कौन से यहाँ पर कहां पर कमियां हैं? बयानों के बाण ऐसे छोड़े जा रहे हैं जिस जैसे लोकसभा चुनावों में छोड़े जा रहे थे। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि भारत की राजनीति में बापू, चाचा, काका, लोकनायक, जननायक, नेताजी, ऐसे तमाम शब्द आए हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद है, स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को पता होगा, या हम लोग सब लोग स्कूल जाते थे, 14 नवंबर को छुट्टी होती थी बाल दिवस की, चचा नेहरू के जन्मदिन पर। तो चचा का पोस्ट तो ऑलरेडी रिजर्व है नेहरू जी के लिए। अब लुटी हुई कांग्रेस, पिटी हुई कांग्रेस, जिस कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, उसके पास से चाचा भी छीन लेना चाहते हैं टिकट। अगर ऐसे लोगों को कांग्रेस अपनी टीम बना करके तैयार कर रही है, तो ऐसे दोस्त कांग्रेस खड़े कर रही है, तो दुश्मन से भी खराब है। सर, अगर ये कहा जा रहा है कि AK-47 अपना चुनाव चिन्ह रख लीजिए, तो ये सही है क्या? समाजवादी पार्टी को अगर ये कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री, तो ये सही है क्या? ऐसा है कि तमाम तरह के गुंडे, बदमाश, जो सब आपराधिक तत्व हैं, आप उनकी लिस्ट उठा करके देख लें, तो समाजवादी पार्टी में सब रहे ही हैं लंबे समय से, और इसलिए उन्होंने कहा कि बुलडोजर रखें। तो सरकार का काम है कि कोई अवैध निर्माण करे, अतिक्रमण करे, गलत करे, तो उस पर बुलडोजर चलाना ही सरकार का दायित्व है। लेकिन चूंकि उनके समय में गुंडे, बदमाशों का, उस तरह के लोगों का, सामाजिक तत्वों का, अपराधियों का वर्चस्व था, उन लोगों ने सरकार को धक्का बताते हुए तमाम जगहों पे अवैध निर्माण कराए, तो सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है, तो उन्हें पीड़ा हो रही है, क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो एक रिएक्शन में उन्होंने कहा था कि फिर अपनी पार्टी का नाम वैसा रख लें, या पार्टी का चुनाव चिन्ह वैसा रख लें। ये प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अगर कहीं सूचिता बची है, कहीं शर्म हया बची है, या कहीं जो स्टैंडर्ड बचा है, या कहीं नीति, नियत और सिद्धांत बचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस मानक पर हमेशा खड़ी रहती है। ठीक है, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, धनंजय जी का कहना है कि आप लोगों के शासनकाल में बहुत ज्यादा गुंडा राज था, इसलिए कहा है कि AK-47 अपना चुनाव चिन्ह रख लीजिए। मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो अवैध निर्माण है, क्या जनता केवल अपने आप ही अवैध निर्माण कर लेती है? इसमें प्रशासनिक अमला की कोई जिम्मेदारी नहीं। जो प्रशासनिक अमला होता है कि जब वो देखता रहता है अवैध निर्माण हो रहा उनकी छत्र छाया में, उसी टाइम उस अवैध निर्माण को रुकवाया क्यों नहीं जाता है? पहले निर्माण को होने दिया जाता है, देखिए होने दिया जाता है, और उनसे पैसे खाए जाते हैं। आज रिश्वत जो है, भ्रष्टाचार आज चरम पे पहुंच गया। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, साहब ऊपर बहुत है, तो इसलिए जो पहले 5,000 लगते थे, आप 25,000 लगेंगे। तो केवल जिन्होंने अवैध निर्माण किया, केवल उन्हीं को दंड मिलना चाहिए कि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, आपने उनके खिलाफ किसी को कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? देखिए सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम केवल जो इन्होंने जितने भी इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में जो इनका घोषणा पत्र था, उसमें इन्होंने कहा था सिंगल विंडो क्लियरेंस का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था कि हम जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का हम शुरू करेंगे। एक जगह बता दीजिए जहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस शुरू हुआ। देखिए मैं इसके पक्षधर नहीं, देखिए अवैध निर्माण जो होता है तो उसे ढहाना बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केवल जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रशासनिक अमला और वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो भी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।
क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी जनता का व्यक्ति बिना प्रशासन के और बिना राजनीतिक संरक्षण के कहीं पर भी अवैध निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है देवेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही होगी उम्मीद करती हूँ। देवेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है आवाज नहीं मिल रही। आपसे मैं जानना चाहूंगी धनंजय जी, इस बार फिर आरोप लग रहा है मैं सपा प्रवक्ता भाई साहब के बातों का बिल्कुल जवाब दे दीजिए, जल्दी से दीजिए। इन्होंने सपा की पूरी संस्कृति का बयान बखान 2 मिनटों में कर दिया। जो बता रहे थे कि जो अवैध निर्माण हुआ और सरकार चुप थी, सारे निर्माण कार्य इन्हीं के सरकार में हुए हैं। अब किस कारण से अधिकारी चुप रहे, किस कारण से मुख्यमंत्री और सारा अमला चुप रहा, और दूसरा ये कुछ पैसों का खाने पीने का बता रहे थे, तो वो इनकी संस्कृति का परिचायक है। रुपये खाए जाते हैं, पैसे खाए जाते हैं, हम लोग तो अन्य तो ही खाना जानते हैं, लेकिन ये अपने रेट्स वगैरह बता रहे थे। तो दर दलाली की जो संस्कृति है सपा की, उसको भी उजागर कर रहे थे। उसके बाद ये बता रहे थे कि तमाम तरह के गुंडों का नाम, कि गुंडों के प्रति जो सहानुभूति है, जो अवैध निर्माण के प्रति इनकी सहानुभूति है। तो 2 मिनट की अपने बातचीत में इन्होंने सपा की पूरी संस्कृति, पूरी व्याख्या कर दी कि किस तरह से अफसरों के, नेताओं के मिली भगत से रुपये पैसे लेकर के अवैध निर्माण हुए, किस तरह से माफियाओं को संरक्षण दिया गया, किस तरह से अवैध कार्य किए गए और किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ, क्या रेट रहे थे, रेट कार्ड भी बता रहे थे कि क्या बढ़ गया, क्या घट गया। तो ये सारी संस्कृति भाजपा में है नहीं, क्योंकि इनके समय ये चल रहा था ये सब, इसलिए इस तरह के अवैध कार्य हो रहे थे, अवैध निर्माण हो रहे थे, उस पर मजे से रह रहे थे। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री का खौफ इतना है कि कोई सरकारी अधिकारी इस तरह का प्रयास करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। इसलिए लेकिन फिर भी जारी हो रही है और कानून कोई शक नहीं, और कोई इतना है कि अब रिश्वत जो है उसकी 5 गुना बढ़ गई है। तो बेटा भाई ऊपर बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री बैठा, इसलिए 5,000 काम 25,000 किसी का नहीं। और इसलिए जो भी अवैध है, जो भी गलत है, जो कोई भी गलत करेगा, क्या भ्रष्टाचार, एक चीज बताइए अरविंद जी, पहले क्या पहले 5,000 में होता, अब क्या बताना चाह रहे हैं कि रिश्वत पहले भी होती थी, पहले भी रिश्वत चल रही थी, पहले 5,000 में चल रही थी तो धुआंधार चल रही थी कि ऊपर मुख्यमंत्री सख्त नहीं है। क्या आप स्पष्ट करना चाहते हैं सर अरविंद जी? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो गई है, अब्बा जान, चाचा जान कह के एक दूसरे को संबोधित किया जा रहा है, तमाम तरह की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, तो कहीं पर ये भी आवाज आ रही है कि हिंदू कहीं ना कहीं धर्म की दलाली करती है बीजेपी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इस बीच सवाल इस बात को लेकर कि क्या इस तरह के बयानों का कोई मकसद है या फिर इस तरह के बयानों का कोई फायदा होता है चुनाव के मद्देनजर। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, सवाल इस बात को लेकर है। देवेंद्र जी, आपसे आपके पास मैं आना चाहूंगी, इससे पहले आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, तो ये बताइए सर, जो राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि बीजेपी धर्म की, जाति की राजनीति करती है, दलाली करती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या इस तरह के बयानों का होना या फिर देना सही है, उचित है? और ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, ऐसे बयान देकर कांग्रेस पार्टी किसका फायदा, किसका नुकसान करा रही है? नेहा जी, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी का जो बयान, आज पूरा देश जान गया कि भारतीय पार्टी धर्म के नाम पे किस तरीके शोषण कर रही है। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं कि जिस धर्म का नाम जो है बात करते हैं, दुनिया में हिंदू सबसे ज्यादा कोई दुश्मन वो भारतीय जनता आरएसएस, क्योंकि भारतीय आरएसएस में जो महत्ता, जो हिंदू धर्म था, शुद्धता था, आचार विचार, जो निर्मलता, जो लोगों को उठने के कनेक्ट का सम्मान, जो एक भाव आज भारतीय जनता है वो सब खत्म। आज भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति जिस तरीके से माफ करती है, जिस से लोगों को गाली का नफरत करने को करके, तो मुसलमान, हिंदुस्तान, सब इन सब सारे मुद्दे जिसकी कोई मतलब नहीं होने चाहिए, पढ़ाई, शिक्षा के, बेरोजगारी के, महंगाई के,
समस्या है। कोई भारतीय जनता नेता मंत्री बात नहीं। ठीक है, ठीक है। धनंजय जी, आपसे सवाल है, जो आरोप लगातार लगाया जा रहा है वो यही कि हिंदू मुस्लिम करके एक बार फिर से कहीं ना कहीं वोट हासिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है, और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह की बयानबाजी की जाती है कि एक बार फिर से हिंदुत्व की राजनीति करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। क्या इसी कोशिश में बीजेपी एक बार फिर से लगी हुई है? धनंजय जी। नेहा जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही राहुल गांधी है जो राहुल गांधी कहते थे कि लोग मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। ये राहुल ठीक है देवेंद्र जी, सुन लेते हैं सर, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी है जिसने कोर्ट में एफिडेविट किया था कि राम काल्पनिक है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है और यही राहुल गांधी है जो सोमनाथ के मंदिर में जाकर के नॉन हिंदू रजिस्टर साइन किए थे, और ये वही राहुल गांधी है जो जम्मू कश्मीर में जाकर के खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बनाते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो खुद ही बोलते हैं और खुद ही समझते हैं। राहुल कांग्रेस में लोकतंत्र इतना ही है कि जो बिस्किट उनका पीढ़ी खाता है वही पीढ़ी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं। और कांग्रेसी होने के लिए आत्मा को कितना मारना पड़ता है ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देख करके आप समझ सकते हैं, इनको सुन करके आप समझ सकते हैं। ये पहले राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सबकी आंखें खोल दी। अरे जिस दिन उनकी आंखें खुल जाएंगी उस दिन आपकी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा। इनसे पूछिए कि राहुल गांधी के बयान का मतलब क्या खुद राहुल गांधी समझा सकते हैं या ये समझा सकते हैं? आज मंदिर द्वारे नगरे राहुल गांधी घूम रहे हैं। तो ये भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारत के जो गौरव है उसकी अस्मिता जो है वो लौट रही है। और भाई साहब को खुद भी थोड़ी सी शर्मो हया हो तो ये इस बात को देखें कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और किस रीति नीति पद्धति से, किस पंथ से राहुल गांधी हिंदू धर्म पे बात करने के लिए आ जाते हैं। और धर्म का मतलब भी अगर ये जानते हो या इनके नेता जानते हो तो आप जो कहें तो मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सर इस तरह के तो आरोप लगते रहे हैं। अरविंद जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब्बा जान कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी समझ गई होगी कि मैं क्यों अब्बा जान कह रहा हूँ, तो ये क्या मतलब है? क्या स्पष्ट करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि योगी तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि योगी जो होता है वो कामहीन, उसमें ना क्रोध होता है, ना लालसा होती है, ना उसके अंदर किसी तरीके की वासना होती, ना किसी के लिए कोई दुर्भावना रहती। तो योगी शब्द तो बिल्कुल इनके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, रही बात धर्म की, तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसका उपनिषद है ईशोपनिषद, उसमें धर्म की बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज राजनीतिक और जो भाषाएं यूज करी जा रही हैं, नहीं इसमें आपत्ति क्या है सर? अब्बा जान में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति है क्या? ये असंसदीय भाषा है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं, मेरी बात समझ लीजिए, मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इनके मन के अंदर दुर्भावना है और इनकी जो कुंठा है इस टाइम इनके पास अच्छे से आप समझ लिए 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं कहा। एक अहम ब्रह्मास्त्र के जो बिल्कुल मद में चूर रहे कि इन्होंने जनता की कोई आवाज नहीं सुनी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में इनके एमपी का उसका भाई खत्म हो गया, उसके किसी ने सुनी नहीं। एक विधायक से उनका बेटा खत्म हो गया, उसकी तक किसी ने नहीं सुनी। एक इनके विधायक से उन्हें बेड तक नहीं मिला, वो खत्म हो गए, किसी ने नहीं सुनी। जब अपने कार्यकर्ता एमपी एमएलए की नहीं सुन रहे थे तो जनता की तो आप समझ ही सकती हैं कहाँ जाती। ठीक है धनंजय जी, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कह रही कि योगी नहीं है अगर इस तरह का बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि नफरत फैलाने वाले योगी नहीं हो सकते, इस तरह के बयान उन्होंने दिया था। तो लगातार योगी आदित्यनाथ पर वार किए जा रहे हैं, लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे इसे भारतीय जनता पार्टी देखती है? ये ऐसा है कि पहले इन्हें धर्म का कोई मतलब पता नहीं है,
दूसरा, योगी किसको कहते हैं? योगी समाज के लिए जो शास्त्र का स्मरण करे और जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाए, यही हमारी परंपरा है। प्रणय और निर्माण दोनों शिक्षकों के गोद में खेले हैं। मठ मंदिर और मठाधीशों ने भी जरूरत पड़े पर शस्त्र उठाए हैं और बहुत बड़ा आंदोलन किया है इस देश में। आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा आंदोलन किया। 1857 सिपाही विद्रोह में योगी आदित्यनाथ जी ने राम मंदिर के लिए भी किया है। और दूसरी बात, इस देश में जो सबसे बड़ा विदेह राज कहा जाता है, जनक राजा हुए, उनको विदेह राज कहा जाता है। सब कुछ त्याग करके भी आप राज में शामिल हो सकते हैं, ये हमारी परंपरा है। माता सीता के पिता जनक राज खुद को विदेह कहा जाता है। तो योग की परंपरा को ये समझते नहीं है। ये लोग पहले क्या था, पहले इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी। मुस्लिम को हिंदू को अलग करने की, एक दूसरे से लड़वाने की। लेकिन ये तो आरोप आप लोगों पे लगते हैं सर, ये आरोप तो आप लोगों पे लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोटों का। जो योगी आदित्यनाथ के, योगी मुख्यमंत्री जी के राज्य में हुए हो, एक दंगा बता दीजिए आप हमें, क्योंकि तुष्टीकरण हम करते ही नहीं है। हिंदू अच्छा हिंदू बने और मुसलमान। ठीक है देवेंद्र प्रताप जी, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, इस तरह की बात कर रहे हैं। क्यों आप लोगों को बार बार ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, हिंदू मुस्लिम करती है? लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं। कह रहे हमारे कार्यकाल में तो एक भी दंगा नहीं हुआ, फिर क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? गांव में कहावत है, तू पले सो पले जी के 72। आज भारतीय जनता पार्टी तरीके से जिस साफ की बात कहती है कि हम की राजनीति नहीं करते, आप बहुत बड़ी सरकार में देश के जर्रे से वाकिफ। आज उत्तर प्रदेश में क्या अगले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या है, कौन सा जो है अमली जामा इन्होंने पहना, केवल और केवल और भ्रम का और नफरत इस हिंदुस्तान प्रदेश को बांटने। अब जब और यहाँ जी जो राष्ट्र है, कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का मन बनना है का श्रेय भारतीय जो इन्होंने प्रदेश क्या एक भी वादा का काम किया है? आखिर ये अब क्या कर सकते हैं? इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं धनंजय गिरी जी। सवाल इस बात को लेकर है सर, राकेश टिकैत ये कहते हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसीलिए वो उल्ट पटांग बयान देते हैं, वार करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर केस दर्ज नहीं होते क्योंकि वो भाजपा की बी टीम है। नेहा जी देखिए, 2 चीजें हैं। पहले तुष्टीकरण की बात कर रहे थे हमारे को पैनलिस्ट कांग्रेस के प्रवक्ता, तो बहुत सम्मान से पूछता हूँ, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? क्या इस तरह के अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा कि बहुसंख्यकों का पहला हक है? ये बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, ये दुनिया को पता है। और इस कारण से कांग्रेस का जो चरित्र है वो दुनिया देश के सामने उजागर हुआ, और इस कारण से जो कांग्रेस भारत के बड़े भूभाग पर से सिमटती चली गई और रहा ना कोई रोवन हारा। आज कोई नाम लेवा नहीं है, ये नाम कांग्रेस तो सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस के रेस में ही नहीं है। और जिस तरह का इनका चाल चरित्र है, जो चरित्र लोगों ने उजागर करके लोगों के सामने ले आए, उसी का नतीजा है कि देश की जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। जब खुद ये राम को काल्पनिक बताते हैं, कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और तमाम जगहों पे गलतियां करते हैं, राहुल जब प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो नेचुरली देश की जनता को समझ में आता है कांग्रेस का असली मकसद क्या है। तुष्टीकरण है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करना है, उनको डरा के रखना है भाजपा से। लेकिन आज अल्पसंख्यक पहली बार समझ रहा है कि हम बहुसंख्यक से कंधा मिला करके हम भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके रह सके। अब उसी की एक नई शुरुआत है,
ये कहा भाई देश में तो स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है, जो जहाँ चाहे वहाँ से जाके चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि किसी को कुछ बना नहीं है। और एक लंबे समय से भी राजनीतिक पार्टी के तौर पे हम लोग चुनाव अपने लड़ते जा रहे हैं हर जगह से। तो अब ये बताए कि राकेश टिकैत किसकी भी टीम है, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। राकेश टिकैत किसकी भी टीम है अरविंद जी? और राकेश टिकैत के नाम पर और किसानों के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, ये किसकी भी टीम है अरविंद जी? एक बात आप बताइए मुझे, वो जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं क्या वो किसान नहीं? मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो किसान आज मान लीजिए वो किसी भी टीम के किसी भी राजनीतिक उसके हों, क्या वो किसान नहीं? क्या उन्हें अपनी बात सर किसानों के मंच से राजनीति करना क्या सही है, ये बताइए। मैं आपको एक चीज हमें बता दीजिए, आज वो लोग इतने लंबे अरसे से वहां बैठे हुए हैं, उनकी जब एक निर्मोही सरकार किसी भी तरीके से उनकी बात सुन के राजी नहीं है, आप जरा गौर करके देखिए, किसानों के पास फंड तो है नहीं, वो बेचारे अपना घर बार छोड़ के वहां पे पड़े हुए। मैं एक दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज यही इन किसानों ने ही तो भारतीय जनता पार्टी वोट देके ऊपर बनाया था। आज यही लोग उन किसानों को दलाल कह रहे हैं, इन्हें कह रहे हैं कि नंग नाच करते हैं लोग रोडों पर। इन किसानों ने वहां पर जो रोडों पर बैठे हो किसानों ने किसके ऊपर हमला कर दिया? वो तो बेचारे अपने बैठे हुए हैं कि भाई हमारी सुन लो, हमारे ऊपर जो तुम एक कृषि कानून लाना चाहते हो। एक बात बताइए आप, कृषि कानूनों में एक है कि भंडारण की अपार क्षमता, आपकी कोई लिमिट ही नहीं रही, दूसरा भंडारण कर लीजिए। आप देख लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने अपने गोडाउन बनाना शुरू कर दिए। आपको याद होगा कि 20 पहले हमारे यहाँ यही भंडारण की वजह से हमारे यहाँ महंगाई अनकंट्रोल हुआ करती थी। आप फिर से उसी चीज को लाना चाहते हैं। ठीक है, धनंजय जी सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या विकास के अहम मुद्दे नहीं है और क्या इस तरह के बयानों के साथ ही जनता के साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की सरकार की कोशिश है क्या, कि ऐसा सिगुफा छोड़ दिया जाए कि मुद्दों पे तो ध्यान केंद्रित ना हो, सब उसी कहीं ना कहीं विषय पर लग जाए जहां से कुछ निकलने वाला नहीं है? मैं अपने को पैनलिस्ट की बात का जवाब दे देता हूँ। इस देश में 93.7% खेतीहर मजदूर है और थोड़े से जमींदार हैं और बाकी जो थोड़ा सेगमेंट बचता है वो किसान है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, चिड़ियों के जगने के पहले खाट छोड़ उड़ गया किसान। अपने सवाल का खुद ही वो जवाब देते आ रहे हैं कि किसान के पास फंड नहीं है बैठने के लिए, फिर ये बैठा कौन है? और हम किसान को, अन्नदाता को भगवान मानने वाले लोग हैं। हम ये जानते हैं कि बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान लगातार डटे हुए हैं। ठीक है सर, भारत माता बची, भारत का अस्मिता अब सवाल का जवाब दे दीजिए। ये लोग हैं सवाल का जवाब दे दीजिए। जिनको अलग अलग राजनीतिक इनकम दुगनी करने की बात करी थी, हमें केवल ये बताइए कि आपने क्या प्रयास किए जिससे किसानों के ऊपर दुगनी हो जाए? सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, वो भारत में कौन से आपने सिंचाई के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई? आपने किसानों के लिए बिजली की क्या व्यवस्था करी? आज बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है पूरे भारत में। हमारे सपा के प्रवक्ता उनको पता भी नहीं। अच्छा एक बात बता दीजिए, मैं केवल जो किसान कानून बना है, आप केवल एक चीज हमें बताइए, क्या भंडारण की अपार क्षमता जब कंट्रोल हटा देंगे तो उसके बाद उन किसानों वो लोग भंडारण कौन करेगा? क्या किसान हमारे यहाँ इतना रही थे कि वो अपने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनवा देगा? मैं उस बात करता हूँ। देखिए सीधी सी बात, भंडारण की वजह से आप जो करना चाहते हैं आप लाखों मेट्रिक टन। ठीक है सर, मुद्दे पे आइए धनंजय जी, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? क्या मेरे पास सर वक्त की कमी है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? हमारे पास मुद्दे इतने हैं और काम इतने किए गए हैं कि विपक्ष के पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो विपक्ष अनर्गल बयानबाजी में लगा हुआ है। ये अलग तरह की बातें कर रहा है, मुद्दाहीन बात कर रहा है, पत्रहीन बातें कर रहा है। सरकार से डिबेट करे कि सरकार ने कितना काम किया है
अंतहीन काम है। सरकार की योजनाएं गांव गरीब किसान तक ऐसी पहुंची हैं। ठीक है देवेंद्र जी, क्यों सरकार से रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा जा रहा है? क्यों सरकार से रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, बजाय कश्मीर में जाके ये बताने के कि हम तो जी कश्मीरी ब्राह्मण है? बचा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, इसलिए गलत नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की बिना ठीक है धनंजय जी, जिसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे, फेल कर जाएंगे। देवेंद्र जी जल्दी से, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता, मोदी जी जो इनके नेता है वो की बात करते हैं तो कि देश की जनता स्तर पहला है कि आज तक ऐसा होगा पब्लिक पक्का पैनल का वरिष्ठ जो है हो सके, महीने में एक दिन आते की बात कह के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, कहता हूँ इनके वोटों के बल पे एमपी मंत्री। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर अब इस वक्त कहीं ना कहीं बयानों के तीर चलाई जा रही हैं, एक दूसरे को घायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे इतना तो तय है कि वोटों का ध्रुवीकरण तो होगा, लेकिन क्या इससे जनता को कोई फायदा होगा, ये भी सोचने की बात है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।